नदियां या नदी अपवाह तंत्र तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। भूगोल विषय का ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी प्रतियोगितात्मक महत्ता भी अधिक है, अतः विस्तार और गहराई से अध्ययन अपेक्षित है। नदी या नदी अपवाह तंत्र की परिभाषा। वर्षा का जल जब धरातल में किसी न किसी रूप में बहने लगता है तो उसे बाही जल कहते हैं। ये बाही जल उच्च स्थलीय क्षेत्रों से निम्न स्थलीय क्षेत्रों की ओर ढाल के अनुरूप गुरुत्वाकर्षण के कारण बहने लगता है तो नदी कहलाता है। नदियों के विभिन्न क्रमों अर्थात मुख्य, सहायक, उप सहायक, शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त तंत्र को नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों की उत्पत्ति पठारी, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी अवनलिकाओं के रूप में होती है, जिसे भूगोल की भाषा में गुली कहते हैं। नदियों का उद्देश्य चरम स्तर अर्थात बेस लेवल को प्राप्त करना होता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक नदियां अनवरत सक्रिय रहती हैं और 3 कार्य करती हैं: अपर्दन यानी इरोजन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन तथा निक्षेप यानी डिपोजिशन। नदियां 3 प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। नंबर 1, गार्ज या कैनियन। नंबर 2, विसर्प या गोखुर झील अर्थात मियांडर या ऑक्सबोल लेक तथा नंबर 3, डेल्टा या एस्चुअरी। अब हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम 2 स्थानों से होता है। एक शाखा इथोपिया स्थित अबिसिनिया के पठार से टाना झील के पास से उद्गमित होती है। इसे ब्लू नील कहते हैं। दूसरी शाखा विक्टोरिया झील से निकलती है। इसे व्हाइट नील कहते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। ब्लू नील और व्हाइट नील उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर परस्पर मिल जाती हैं और एकाकार होकर उत्तर दिशा की ओर नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं। नील नदी मिस्र के परिक्षेत्र में पोर्ट सईद के पश्चिम की ओर भूमध्य सागर में विलीन होती है। उल्लेखनीय है कि नंबर 1, नील नदी का मिस्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। नंबर 2, 1951 मीटर लंबा असवान बांध इसी नदी पर मिस्र में निर्मित किया गया है, जिसके ऊपरी घाटी में 111 मीटर ऊंचा असवान उच्च बांध निर्मित किया गया है, जहां नासिर झील के जल को बांधकर जल का उपयोग सिंचाई एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नंबर 3, नील नदी पोर्ट सईद के पश्चिम में भूमध्य सागर में विलीन होती है। पोर्ट सईद स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित मिस्र का बंदरगाह है। नंबर 4, स्वेज नहर, जो कि विश्व की व्यस्ततम जहाजी नहर है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद को जोड़ती है। ये दोनों मिस्र के बंदरगाह हैं, जिनमें पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर तथा पोर्ट सईद भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। नंबर 5, स्वेज एक स्थल संधि यानी इस्थुमस थी, जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जोड़ती थी तथा भूमध्य सागर और लाल सागर को पृथक करती थी। ये स्थल संधि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित थी। इसे ही काटकर स्वेज नहर बनाई गई है। 2.
अमेज़न नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कारण ये कि इसकी गहराई, चौड़ाई, अपवाह क्षेत्र और जल का आयतन नील नदी से अधिक है। इस पर वर्षा का कालिक वितरण सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए जल राशि का आयतन अधिक है। इसकी लंबाई नील नदी से कम है, अर्थात नील नदी की लंबाई 6,670 किलोमीटर और अमेज़न नदी की लंबाई 6,450 किलोमीटर है। अमेज़न नदी पेरू के पठार पर स्थित ग्रेट फ्लड झील से निकलती है और ब्राजील के परिक्षेत्र में अटलांटिक महासागर में विलीन होती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के करीब 40% भूभाग को आप्लावित करता है, किंतु मुख्य प्रवाह क्षेत्र ब्राजील में है, अर्थात इसके अपवाह क्षेत्र में ब्राजील के अलावा पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना आदि देशों के भूभाग आते हैं। अमेज़न बेसिन में अत्यंत सघन वर्षावन यानी रेनी फॉरेस्ट फैले हुए हैं, जो धरती पर ऑक्सीजन उत्पादन के सबसे समृद्ध वन हैं। इसलिए अमेज़न बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। नंबर 3, यांगटी सेक्यांग या यांगत्सी नदी। ये विश्व के तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। ये चीन की प्रमुख नदी है। ये चीन ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। ये जर्मनी की राइन नदी के बाद विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में विलीन होती है। इस नदी ने अपनी बेसिन में लाल मिट्टी का निक्षेप किया है, जिससे इसकी बेसिन को रेड बेसिन कहते हैं। ये नदी चीन की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल नगर बसे हुए हैं, जिनके द्वारा उत्पादित मटेरियल नौ परिवहन के माध्यम से सीधे इस नदी द्वारा शंघाई पोर्ट तक लाया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम आता है। इस नदी के किनारे बसे नगरों में वुहान आयरन एंड स्टील, नानजिंग टेक्सटाइल आयरन एंड स्टील, चेंगदू ऑयल एंड गैस, सिचुआन बेसिन राइस कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शहरों से यांगटी सेक्यांग नदी द्वारा जल परिवहन के माध्यम से सीधे शंघाई पोर्ट तक सामानों को पहुंचाया जाता है। परिणामतः परिवहन खर्च कम होता है। चाइना ने विद्युत उत्पादन के लिए 3 गाज डैम तथा यांगत्सी और हुआंगहो नदी को जोड़ने वाली यून्हो नामक कैनाल भी बनाया हुआ है। 4, मिसिसिपी मिसौरी। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए में है। ये विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,020 किलोमीटर है। ये नदी भी नील की भांति 2 नदियों का संयुक्त प्रवाह है। उनमें मिसौरी उत्तरी अमेरिका के मोंटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए सेंट लुई शहर के पास मिसिसिपी नदी के साथ संगम बनाती है। सेंट लुई नगर में वायुयान निर्माण, लौह इस्पात उद्योग एवं तेल शोधक कारखाने हैं, जबकि मिसिसिपी कनाडा यूएसए के बॉर्डर रीजन से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सेंट लुई नगर में मिसौरी के साथ संगम बनाने के बाद प्रवाहित होते हुए न्यू ऑरलियांस बंदरगाह के पास मेक्सिको की खाड़ी में डेल्टा बनाकर विलीन हो जाती है। अरकनसास, येलोस्टोन, केंटुकी, ओहियो, टेनेसी आदि मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी हैं।
टेनेसी नदी पर ही विश्व की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1943 में बनकर तैयार हुई। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। विश्व की 3 सर्वाधिक लंबी नदियों नील, अमेजन और मिसिसिपी मिसौरी का विवरण जान लेने के बाद अब हम विश्व की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसकी शुरुआत हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों से करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी कार्डिलेरा जल विभाजक का कार्य करती है। ये पर्वतमाला इस महाद्वीप में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर फैली हुई है, जिसके पश्चिम में सियरा मादरे, सियरा नेवादा, कास्केड, करमई पर्वत श्रेणियां दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रमशः फैली हुई हैं। रॉकी और इन पर्वत श्रेणियों के मध्य का भाग पठारी है, जो कि अंतर पर्वतीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पठार को 5 भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः हैं। मैक्सिको का पठार, कोलोरेडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार और अलास्का का पठार। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कुछ नदियां इन पठारों से निकलकर पश्चिम को प्रवाहित होती हैं। उनमें कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूकन नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र अलास्का का पठार है। ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर अलास्का के पठार से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए बेरिंग जलडमरू मध्य में नाटन साउंड की खाड़ी में विलय हो जाती है। ये उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे लंबा नदी मार्ग है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तथा उत्तरी एशिया के रूस के साइबेरिया क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का से पृथक करता है। ध्यातव्य है कि अलास्का को यूएसए ने रूस से खरीद लिया था। इसी बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नंबर 2, कोलंबिया नदी। ये नदी अलास्का के पठार के दक्षिण में स्थित कोलंबिया के पठार से निकलती है। इसका भी उद्गम 2 प्रमुख शाखाओं के मिलन से होता है। एक शाखा ब्रिटिश कोलंबिया से तथा दूसरी शाखा कोलंबिया स्नेक से निकलती है। दोनों एकाकार होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कास्केड पर्वत को पार कर गहरे गार्ज बनाते हुए प्रशांत महासागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि 168 मीटर ऊंचा ग्रैंड कूली बांध इसी कोलंबिया नदी की सहायक स्नेक नामक नदी पर यूएसए में निर्मित किया गया है। नंबर 3, कोलोरेडो नदी। ये नदी कोलोरेडो के पठार से निकलकर मैक्सिको से प्रवाहित होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। कोलोरेडो नदी विश्व का सबसे लंबा नद कंदरा यानी ग्रैंड कैनियन एरिजोना नेवादा सीमा पर बनाती है, जो 320 किलोमीटर लंबा तथा 1.5 किलोमीटर गहरा है। कोलोरेडो पठार को वासाच पर्वत ग्रेट बेसिन के पठार से पृथक करता है। ग्रेट बेसिन का पठार लगभग 1.5 से 1.25 किलोमीटर ऊंचा तथा वासाच पर्वत करीब 4.5 किलोमीटर ऊंचा है। इनके मध्य अर्थात ग्रेट बेसिन के दक्षिण का भाग 150 से 190 मीटर नीचा है। इसे मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली कहते हैं। ग्रेट बेसिन पर ही ग्रेट सॉल्ट लेक करीब 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जिससे प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ टन नमक तथा 3 करोड़ टन सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। 221.4 मीटर ऊंचा हूबर बांध इसी नदी पर यूएसए में बनता है। इस बांध के कारण ही कोलोरेडो नदी पर मीड नामक कृत्रिम झील बनी है। इसी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग पर येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान गीजर्स के लिए प्रसिद्ध है। ओल्ड फेथफुल नामक गीजर इसी उद्यान में बनता है। इसी उद्यान के गीजर्स के जल से ही येलोस्टोन नदी उद्गमित होती है। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकी पर्वत के उत्तर और पूरब में स्थित नदियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, मैकेंजी नदी 1738 किलोमीटर लंबी ये नदी कनाडा के उत्तरी भाग में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये ग्रेट स्लेव झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर के व्यू फोर्ट सागर में विलीन हो जाती है। नंबर 2, सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी यूएसए एवं कनाडा की सीमा में स्थित ओंटेरियो झील से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर यूएसए और कनाडा की सीमा पर प्रवाहित होती हुई अपने ही नाम की खाड़ी में विलीन होती है। नंबर 3, हडसन नदी। 507 किलोमीटर लंबी ये नदी एड्रानडेक पर्वत पर स्थित लेक टियर से निकलती है और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी राज्यों तथा हडसन की खाड़ी से होती हुई न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है। नंबर 4, रियो ग्रांडे नदी। ये नदी कोलोरेडो प्रांत के सैन जुआन पर्वत से निकलकर यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी कोलोरेडो तथा न्यू मैक्सिको प्रांतों के सीमा के सहारे बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी के किनारे बिग बेंड नेशनल पार्क अवस्थित है। नोट: नदियों के अध्ययन के क्रम में जिस प्रकार हमने रॉकी पर्वत के पश्चिम की ओर स्थित कुछ प्रमुख भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया, उसी प्रकार अब रॉकी पर्वत के पूरब की ओर के कुछ भौगोलिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। ए, ओंटेरियो झील। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित ये झील प्रदेश की 5 बड़ी झीलों में से एक है। इस प्रदेश की शेष 4 झीलें हैं: ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन एवं इरी। इन झीलों के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1, ग्रेट सुपीरियर विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 2, ग्रेट सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों को सू नहर तथा इरी और ओंटेरियो को वेलेंड नहर जोड़ती है। 3, इरी झील का पानी काफी ऊंचाई से ओंटेरियो झील में गिरता है, जिससे विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात बनता है। 4, झील प्रदेश की इन 5 झीलों ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो में मिशिगन एकमात्र झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। शेष 4 झीलों से होकर यूएसए और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 49वीं समानांतर गुजरती है। बी, झील प्रदेश की 4 झीलें सेंट लॉरेंस नदी तथा सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं। सी, झील प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में कनाडा में अनगिनत झीलों का जाल बिछा हुआ है, जिससे कनाडा को झील बाटिका यानी लेक गार्डन कहते हैं। यद्यपि हजारों झीलों का देश यानी लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। डी, कनाडा का क्यूबेक नगर, जो कि कागज की लुगदी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है। उसी प्रकार जैसा कि वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर तथा न्यू ऑरलियांस बंदरगाह नगर मिसिसिपी मिसौरी के तट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें।
इस महाद्वीप में करीब 7,000 किलोमीटर की लंबाई तथा 700 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। ये विश्व का सबसे लंबा, बड़ा तथा दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। इसी पर्वत पर उसप्लाटा दर्रा स्थित है, जिससे होकर चिली के बालपरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक ट्रांस एंडीज रेल मार्ग गुजरता है, जो कि विश्व के 8 प्रमुख रेल मार्गों में से एक है। इसी पर्वत पर बोलीविया और पेरू की सीमा पर टीटीकाका झील स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है और करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज पर्वत के पश्चिम तरफ चिली में अटाकामा का मरुस्थल तथा पूरब में अर्जेंटीना में पेंटरगोनिया का पठार स्थित है। इस पर्वत के पूरब में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका विवरण इसी अध्याय में पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। इस महाद्वीप की अन्य प्रमुख नदियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. ओरिनिको नदी। इस नदी का उद्गम एंडीज पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित सिप्रे पेरिमा पर्वत, ब्राजील वेनेजुएला की सीमा पर पूर्व की ओर गुयाना के पठार से होता है और विले अटलांटिक महासागर में होता है। 2,740 किलोमीटर लंबी ये नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक कोरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल प्रपात अवस्थित है। 2. ला प्लांटा नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4,700 किलोमीटर है। ये ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई मुहाने पर पूरब की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में विलीन होती है। ला प्लांटा नदी पराना और उसकी 2 सहायक नदियों पराग्वे तथा यूरुग्वे का संयुक्त नाम है, अर्थात पराना ला प्लांटा तंत्र की मुख्य नदी है और पराग्वे मुख्य सहायक नदी है। पराना पराग्वे की बेसिन में ही पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। यूरुग्वे नदी ला प्लांटा की एस्चुअरी में आकर मिलती है। नोट: दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आरिनिको बेसिन में स्थित घास का मैदान को लेनोज का मैदान कहते हैं। इसके दक्षिण अर्थात अमेजन बेसिन में स्थित घास के मैदान को सेल्वास तथा इसके दक्षिण अर्थात अर्जेंटीना में पराना पराग्वे बेसिन में स्थित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तात्पर्य यह है कि दक्षिण अमेरिका में घास के 4 बड़े मैदान स्थित हैं, जो उत्तर में वेनेजुएला से लेकर दक्षिण में अर्जेंटीना तक में हैं: लेनोज, सेल्वास, कंपास एवं पंपास। ब्राजील में कंपास के समीपवर्ती क्षेत्र में समशीतोष्ण प्रकृति के अति सघन वन पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रान चाको कहते हैं। ब्राजील में ही इन वनों के समीपवर्ती क्षेत्र में कॉफी के बड़े बड़े बागों में घास के मैदानों में अनगिनत प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिसके कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप यानी बर्ड्स कॉन्टिनेंट कहते हैं। यूरेशिया महाद्वीप की नदियाँ। यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। यूरोप को यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर प्राकृतिक रूप से एशिया महाद्वीप से पृथक करते हैं। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पूरब में यूराल पर्वत स्थित है। यूराल पर्वत के दक्षिणी ढाल से यूराल नदी निकलती है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर के पश्चिम में काकेशस पर्वत तथा काकेशस के पश्चिम में काला सागर स्थित है। काला सागर के पश्चिम में मरमरा सागर तथा बाल्कन की पहाड़ी स्थित है।
जिस पर पूर्व युगोस्लाविया के 7 गणराज्य देश बसे हुए हैं। बाल्कन पहाड़ी के पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और इस सागर के पश्चिम में इटली प्रायद्वीप की स्थिति है। इटली के उत्तर पश्चिम में आल्पस पर्वत फैला हुआ है। आल्पस के उत्तर में जूरा पर्वत स्थित है, जो स्विट्जरलैंड को फ्रांस से पृथक करता है। इन यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, बाल्कन की पहाड़ी, एड्रियाटिक सागर, आल्पस पर्वत और जूरा पर्वत के मध्य उत्तर में यूरोप का विशाल मैदान फैला हुआ है। ये यूरोप ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मैदानी भूभाग है। इसी मैदान में रूस का वल्दाय का पठार, कार्पेथियन जासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट आदि पर्वत स्थित हैं। यही मैदान, पठार तथा पर्वत यूरोप की सभी प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं। प्रमुख यूरोपीय नदियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1, वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। ये नदी मॉस्को के उत्तर पश्चिम में स्थित रूस के वल्दाय के पठार स्थित लाजोगा झील से निकलती है तथा दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में विलीन होती है। इस नदी को नहर द्वारा बाल्टिक सागर से तथा मास्को नहर द्वारा मस्कवा नदी एवं ओका नदी से जोड़ा गया है। नंबर 2, डेन्यूब नदी। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है क्योंकि ये यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। ये नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई यूरोप के 10 देशों जर्मनी और ऑस्ट्रिया की स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा तथा यूक्रेन से होते हुए काला सागर में विलीन हो जाती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को डेन्यूबिया कहा जाता था। ये आल्पस पर्वत तथा कार्पेथियन पर्वत के मध्य से होकर ढाल के अनुरूप बहती है। ये नदी 4 यूरोपीय देशों की राजधानियां, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड तथा रोमानिया की बुखारेस्ट से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 3, नीपर एवं नीस्टर नदी। ये भी यूरोप की आंतरिक नदियां हैं। इनमें नीपर नदी रूस स्थित वल्दाय के पठार से निकलकर बेलारूस एवं यूक्रेन से बहती है, जबकि नीस्टर नदी कार्पेथियन पर्वत के उत्तरी ढाल से उद्गमित होकर यूक्रेन तथा मालडेविया से बहती है। दोनों नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर में विलीन होती हैं। नंबर 4, राइन नदी। ये नदी स्विस आल्पस पर्वत स्थित रेनवाल्डहार्न हिमानी से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली में बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। ये जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। ये जर्मनी ही नहीं, विश्व की व्यस्ततम नदी है। ये रूर कोयला क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। कोयला परिवहन के कारण इसे कोयला नदी, कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। ये कुछ दूर तक फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा बनाती है। उसी प्रकार जैसे रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको की तथा लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक की सीमा रेखा बनाती है। पश्चिम जर्मनी का बॉन नगर तथा नीदरलैंड के रॉटरडम नदी बंदरगाह इसी राइन नदी के तट पर अवस्थित हैं।
रॉटरडम विश्व का व्यस्ततम नदी बंदरगाह माना जाता है। जर्मनी में राइन के अलावा वेजर, ओडर, एल्ब भी प्रमुख नदियां हैं। राइन सहित ये चारों नदियां नहरों द्वारा परस्पर जोड़ी गई हैं तथा इन सभी में जल परिवहन होता है। जर्मनी की एक अन्य प्रमुख नदी स्प्री है। 403 किलोमीटर लंबी ये नदी हावेल की सहायक नदी है। जर्मनी के सैक्सोनी ब्रांडेनबर्ग एवं जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी स्प्री नदी के तट पर बसे हैं। नंबर 5, ओडर नदी। 567 मील लंबी ये नदी चेकोस्लोवाकिया के पर्वतीय भाग से निकलकर जर्मनी तथा पोलैंड की सीमा पर प्रवाहित होती हुई नीसे नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। इसका अधिकांश भाग नौगम्य है। 1945 में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस द्वारा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ओडर नीसे रेखा इन्हीं दोनों नदियों के सहारे खींची गई है। नंबर 6, एल्ब नदी। 724 किलोमीटर लंबी ये नदी चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र से निकलती है और जर्मनी में प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। जर्मनी का ड्रेसडेन एवं हैम्बर्ग नगर इसी के तट पर स्थित है। नंबर 7, टेम्स नदी। ये ग्रेट ब्रिटेन की एक प्रमुख नदी है। पेनाइन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में 210 मील लंबी ये नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोट्स ओल्ड पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। ये नदी लंदन के मध्य से होकर गुजरती है। ऑक्सफोर्ड नगर इसी के तट पर बसा है। नंबर 8, पो नदी। ये इटली की प्रमुख नदी है। 405 मील लंबी ये नदी आल्पस पर्वत के वीसो नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई एड्रियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहते हैं। प्राचीन समय में वेनिस के ही नाम से इटली जाना जाता था। वेनिस नगर इस नदी के तट पर बसा है। नंबर 9, लोयर नदी। 634 मील लंबी ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ये आर्डेच पर्वतीय भाग से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बिस्के की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का आर्लियांस नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। नंबर 10, सीन नदी। ये भी फ्रांस की एक प्रमुख नदी है। स्विस आल्पस से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई इंग्लिश चैनल में विलीन होती है। फ्रांस का राजधानी नगर पेरिस इसी नदी के तट पर अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि पेरिस को ही फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर यानी नोडल टाउन आदि संज्ञा दी जाती है। ये भी उल्लेखनीय है कि फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पर कई पर्वत स्थित हैं, जिनमें आल्पस पर्वत इसे इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से तथा पिरेनीज स्पेन से पृथक करता है। नंबर 11, रोन नदी। 505 मील लंबी फ्रांस की ये नदी जासजेज पर्वत के समीप स्विस आल्पस से निकलती है और दक्षिण की ओर जेनेवा झील से बहती हुई भूमध्य सागर में स्थित लाइन्स की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के तट पर बसा है। नंबर 12, विस्चुला नदी। 675 मील लंबी ये नदी कार्पेथियन पर्वत से निकलकर पोलैंड से बहती हुई बाल्टिक सागर के डेंजिंग खाड़ी में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा अधिकांश नौगम्य युक्त इस नदी के तट पर बसा है। नंबर 13, टाइबर नदी। इटली की 252 मील लंबी ये नदी एपिनाइन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में विलीन होती है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल 108.7 एकड़
तथा इटली की राजधानी रोम इसी नदी के मुहाने से समीप स्थित हैं। यूरेशिया के अंतर्गत एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। नंबर 14, ओब, येनिसी, लीना। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों का अध्ययन करें। यूरोप के पूरब में यूराल पर्वत सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है। इसी पर्वत के दक्षिणी ढाल से यूराल नदी निकलती है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी के पूरब में एशिया का मैदानी भूभाग विस्तृत है। ये मैदान रूस में स्थित है और इसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। टैगा वनों से आच्छादित इस मैदान के दक्षिणी भाग में अल्ताई पर्वत श्रृंखला पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसी पर्वत रेंज से ओब तथा इसके उत्तर से येनिसी एवं बैकाल झील से लीना नदियां निकलती हैं और उत्तर दिशा की ओर बहती हुई ओब नदी अपने ही नाम की खाड़ी में तथा येनिसी और लीना नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इन नदियों के मार्ग में बर्फ जम जाती है, जिससे पानी पार्श्ववर्ती प्रदेशों में फैलकर दलदल का निर्माण करता है। नंबर 15, ह्वांग हो। ये चीन के उत्तर पूर्वी भाग की एक प्रमुख नदी है। ये नदी चीन के सर्वोच्च पर्वत क्यूनलुन, जो कि 7,625 मीटर ऊंचा है और मध्य दक्षिण एशिया की नदियों के उद्गम को अलग करता है, से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पीत सागर यानी येलो सी में पो हाई की खाड़ी में विलीन होती है। इस नदी ने अपने बेसिन में पीली मिट्टी का निक्षेप यानी जमाव किया है, इसलिए इसकी बेसिन को पीत बेसिन यानी येलो बेसिन कहते हैं। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक कगारों के टूट जाने से कभी कभी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी पार्श्ववर्ती प्रदेशों में फैलकर भीषण बाढ़ की स्थिति ला देता है, जिसके कारण इसे चीन का शोक यानी सोरो ऑफ चाइना कहते हैं। नंबर 16, सी कियांग। ये भी चीन की एक प्रमुख नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में विलीन होती है। उल्लेखनीय है कि चीन की इन्हीं नदी घाटियों अर्थात यांगटी, सीक्यांग, ह्वांगहो तथा सीक्यांग घाटियों में विश्व की सबसे सघन आबादी निवास करती है तथा इन्हीं घाटियों में चावल की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। ये भी उल्लेखनीय है कि दक्षिणी चीन सागर में ही स्प्राटली द्वीप समूह स्थित है, जो कि चीन तथा आसियान के 5 सदस्य देशों के बीच विवादास्पद है। नंबर 17, इरावदी। ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित हिंद चीन के पठार से निकलती है और म्यांमार के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी चिंदविन है, जो मांडले से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इरावदी नदी में मिलती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि मांडले जेल में ही लोकमान्य तिलक को रखा गया था। नंबर 18, मिकांग। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित हिंद चीन के पठार से निकलती है, या ऐसा कहें कि ये नदी पूर्वी तिब्बत के तांग कूला श्रेणी से निकलकर चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के म्यांमार तथा लाओस की कुछ दूर तक सीमा बनाते हुए फिर लाओस तथा थाईलैंड की सीमा पर बहते हुए फिर लाओस होते हुए कंबोडिया में प्रवाहित होकर दक्षिणी वियतनाम से होकर दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर बहती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि भारत
और आसियान के 5 देशों के बीच की सांस्कृतिक योजना गंगा मेकांग योजना का उद्घाटन इसी नदी के तट पर बसे चतुर्दिक भू आवेष्टित देश लाओस की राजधानी वियंतियेन में हुई थी। नंबर 19, दजला फरात। ये इराक की प्रमुख नदियां हैं। इराक को दजला फरात की देन कहा जाता है। इराक में मेसोपोटामिया का मैदान इन्हीं नदियों द्वारा निर्मित है, जिनमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जन्मी और फली फूली। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे बेबीलोनियन की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता की समकक्ष मानी जाती है। इन नदियों में दजला यानी टिग्रिस नदी तुर्की के टारस पर्वत के हजर झील से निकलकर सीरिया एवं इराक के प्रमुख नगर मोसुल, बगदाद होते हुए बसरा पहुंचती है, और फरात नदी भी तुर्की के पर्वतों से निकलकर सीरिया एवं इराक में बहती हुई इराक के बसरा नामक शहर में दजला नदी के साथ संगम बनाकर आगे प्रवाहित होते हुए ये नदियां फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। वर्तमान में दजला नदी को टिग्रिस तथा फरात को यूफ्रेट्स नाम से जाना जाता है। नंबर 20, अमू दरिया एवं सर दरिया। ये नदियां मध्य एशिया की जीवन रेखा कहलाती हैं। इन नदियों का बेसिन उत्तरी अफगानिस्तान तथा ईरान के कुछ भाग के साथ साथ दक्षिणी कजाकिस्तान, अधिकांश किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पूर्ण ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में स्थित है। अमू दरिया। ये नदी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की पंज एवं वक्ष नदियों के संगम से बनती है। संगम के बाद अमू दरिया सर्वप्रथम अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान को पार कर उज्बेकिस्तान में प्रवाहित होती हुई अरल सागर के दक्षिणी किनारे पर पहुंचकर उसमें विलीन होती है। इस नदी की लंबाई पंज से लेकर अरल सागर तक 2540 किलोमीटर है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विश्व का दूसरा सर्वोच्च बांध नुरेक बांध, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तथा विद्युत उत्पादन क्षमता 3015 मेगावाट है, वक्ष नदी पर ही ताजिकिस्तान में बना है। ये भी उल्लेखनीय है कि विश्व का सर्वोच्च बांध चीन के सिंचुआन प्रांत में जिन्सा की सबसे बड़ी सहायक नदी यलोंग पर निर्मित हुआ है। जिनपिंग 1 नामक इस बांध की ऊंचाई नूरेक बांध से 5 मीटर अधिक अर्थात 305 मीटर है। सरदरिया। सरदरिया का स्रोत किर्गिस्तान में नरीन नदी है। ये नदी फरगना घाटी से होकर बहती हुई कारा दरिया से संगम बनाती है और यहीं से सरदरिया संज्ञा प्राप्त करती है। सरदरिया उज्बेक और ताजिक प्रदेश को पार करने के बाद यह पुनः उज्बेकिस्तान और फिर कजाकिस्तान में बहती हुई अरल सागर के उत्तरी भाग में विलीन होती है। सरदरिया की लंबाई 3019 किलोमीटर, अमू दरिया की लंबाई 2540 किलोमीटर से अधिक है, किंतु जल का औसत वार्षिक प्रवाह अमू दरिया के प्रवाह से कम है। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर, ऑरेंज, जाम्बेजी, लिम्पोपो आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। इनमें नील नदी अफ्रीका ही नहीं विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील के बाद कांगो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की लगभग सभी नदियां मध्य के उच्च पठारी भूभाग से निकलती हैं। इन नदियों में नील का विवरण पहले ही इस अध्याय में दिया जा चुका है। शेष नदियों का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, कांगो नदी।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4,374 किलोमीटर है। ये मध्य अफ्रीका में टंगानिका और न्यासा झीलों के मध्य स्थित पठारी भूभाग से निकलती है। इसका प्रवाह लगभग धनुषाकार है। ये अपने उद्गम के लगभग पश्चिम में स्थित कैबन देश के परिक्षेत्र में अटलांटिक महासागर में गिरती है। उल्लेखनीय है कि 1. कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2. विश्व प्रसिद्ध स्टैनली प्रपात इसी नदी पर बनता है। 3. टंगानिका झील, जो कि बुरुंडी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक गहरी झील है। इसकी गहराई 1435 मीटर है, जो कि रूस में स्थित बैकाल झील, जिसकी गहराई 1750 मीटर है, के बाद सर्वाधिक गहरी झील है। नंबर 2. नाइजर नदी। वेल एवं ताड़ की गिरी की ढुलाई के कारण इसे तेल की नदी यानी ऑयल रिवर कहते हैं। इस नदी का उद्गम सिएरा लियोन की सीमा पर स्थित फूटा जलान की पहाड़ी से होता है तथा इसका प्रवाह धनुषाकार है। ये नाइजर के बाद नाइजीरिया में प्रवाहित होती हुई गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में विलीन हो जाती है। नंबर 3. ऑरेंज नदी। ये नदी दक्षिण अफ्रीका स्थित ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर लिसोथो देश से होती हुई दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा के सहारे प्रवाहित होती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अलेक्जेंडर की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कालाहरी मरुस्थल से होकर बहती है और प्रायः वर्षाकाल के पश्चात कालाहारी मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। नंबर 4. जाम्बेजी नदी। ये नदी अफ्रीका के कटंगा उच्च पठारी भाग से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई जाम्बिया देश में प्रवेश करके प्रवाहित होती हुई फिर जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक देश में प्रवेश कर बहते हुए हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि 108 मीटर ऊंचा और 708 मीटर चौड़ा सबसे विशाल प्रपात है, इसी नदी पर जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर बनता है। काहोरा बासा बांध इसी नदी पर जाम्बिया में निर्मित हुआ है, जिसकी ऊंचाई 171 मीटर है। नंबर 5. लिम्पोपो नदी। ये दक्षिण अफ्रीका के ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से उद्गमित होकर पहले उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, फिर पूरब दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। नोट 1. ये नदी कुछ दूर तक दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तथा कुछ दूर तक दक्षिणी अफ्रीका जिम्बाब्वे के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 2. ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। 3. ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसे 19वीं शताब्दी तक न्यू हॉलैंड कहा जाता था, जिसकी उत्पत्ति भारत की भांति प्राचीन गोंडवाना लैंड से मध्यजीव कल्प यानी मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस युग में हुई, को प्यासी धरती का महाद्वीप कहते हैं। अर्थात इस महाद्वीप में वर्षा कम होती है। स्वाभाविक है कि यहाँ नदियाँ भी कम होंगी, फिर भी कुछ नदियाँ हैं जिनमें प्रमुख निम्नवत हैं। नंबर 1. मर्रे डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वप्रमुख नदी है। ये संज्ञा 2 प्रमुख नदियों मर्रे नदी तथा डार्लिंग नदी के सम्मिलन से बनी है। मर्रे डार्लिंग बेसिन, जो कि दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में स्थित है, कुल ऑस्ट्रेलिया के
13.8% भूभाग पर फैला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की 40% से अधिक कृषि भूमि आती है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की 1/3 खाद्य आपूर्ति होती है और कुल कृषि उत्पाद मूल्य का 1/3 से अधिक भाग इसी बेसिन से प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल सिंचित फसल और पशुचारण का 3/4 भाग यहीं स्थित है। अतः ये बेसिन ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य टोकरी यानी फूड बास्केट से भी बढ़कर है। इनमें मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलकर न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया प्रांतों की सीमा बनाते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई हिंद महासागर के अलेक्जेंड्रिया झील से बहते हुए एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। डार्लिंग नदी मर्रे नदी का ही भाग है। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में प्रवाहित होती है। ये बारवन तथा कलगोवा नदियों के संगम से बनती है। 1472 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात ये न्यू साउथ वेल्स के वेंटवर्थ में मर्रे नदी से संगम बनाती है। उल्लेखनीय है कि डाउन्स घास का मैदान, जो कि कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया की इसी मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित है। 2. स्वान। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। 3. फिट्जराय। ये भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र की नदी है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन पठार से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर बहते हुए हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। 4. विक्टोरिया नदी। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत से उद्गमित होकर उत्तर की तरफ ही प्रवाहित होते हुए तंबर क्रीक से आगे बढ़ते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में विलीन हो जाती है। भारत की नदियां अथवा भारतीय अपवाह तंत्र। अभी तक हमने विश्व की प्रमुख नदियों का अध्ययन किया। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन करें। इस परिप्रेक्ष्य में ध्यातव्य है कि भारत जल संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। यहाँ नदियों का जालसा बिछा हुआ है, किंतु चूंकि यह मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है और मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय दोनों आयामों में अनिश्चित रहती है, इसलिए यहाँ की अधिकांश नदियाँ वर्षा काल के पश्चात सूख जाया करती हैं। अर्थात यहाँ की अधिकांश नदियाँ अस्थायी प्रकृति की हैं। यद्यपि हिमालयी नदियाँ इसका अपवाद हैं, अर्थात हिमालयी नदियाँ सतत सलीला हैं। उल्लेखनीय है कि किसी देश के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम उस देश के धरातलीय उच्चावचन पर निर्भर करते हैं। इस दृष्टि से भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं, जिनके मध्य उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। इसी आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 हिमालयी नदियाँ या हिमालयी अपवाह तंत्र। नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ अथवा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करें। हिमालयी नदियाँ या हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी नदियों की पृष्ठभूमि। जहाँ पर आज हिमालय है, वहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति के पहले टेथीस सागर था। टेथीस सागर के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ तिब्बत का पठार अवस्थित था। टेथीस सागर के दक्षिण में पश्चिम से पूरब दिशा में विस्तृत लगभग
त्रिभुज के आकार में प्रायद्वीपीय भारत का पठार अवस्थित था। तिब्बत का पठार यूरेशियन प्लेट के किनारे पर अवस्थित था एवं भारत का प्रायद्वीप भारतीय प्लेट पर अवस्थित था। तिब्बत के पठार से उद्गमित नदियों का मलबा टेथीस सागर के तलछटी में जमा होता गया। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथीस की तलछटी पर जमा मलबा ऊपर उठता गया और महा हिमालय का निर्माण हुआ। चूंकि महा हिमालय का निर्माण धीरे धीरे हुआ, इसलिए तिब्बत के पठार से टेथीस सागर में आ रही नदियों ने हिमालय के आर पार अपने रास्ते को बनाए रखा। इसी प्रकार फिर टेथीस सागर में मलबा जमा होता गया और महा हिमालय की भांति मध्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। फिर वे नदियां मध्य हिमालय से अपना रास्ता बनाते हुए टेथीस सागर में मलबा लाती रहीं और टेथीस सागर फिर से यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकता गया और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आज टेथीस सागर के स्थान पर तीनों हिमालय आ गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमालय की चट्टानों में समुद्री जीवावशेष क्यों मिलते हैं। इसका यही कारण है कि टेथीस सागर के मलबे द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए समुद्री जीव जंतुओं के जीवावशेष हिमालय की चट्टानों में प्राप्त होते हैं। तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां निकलने के बाद टेथीस भूसन्नति में गिरती थीं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई टेथीस भूसन्नति में गिरती थीं। टेथीस भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां वृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, क्योंकि ये नदियां वृहद हिमालय के पहले से हैं। इन्होंने हिमालयी क्षेत्र में खड़े कागार वाले खड्डों यानी गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है। इनमें सिंधु नदी ने जम्मू कश्मीर में सिंधु गॉर्ज, सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में शिपकीला गॉर्ज तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कोरबा गॉर्ज का निर्माण किया है। वृहद हिमालय के धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के दौरान वर्षा का जल हिमालय पर नदी घाटियों का विकास करता गया। बाद में जब हिमालय की चोटियां हिम रेखा से ऊपर उठ गईं, तब उसमें बर्फ का आवरण हो गया, जिससे बड़े बड़े हिमनद बन गए तथा इन्हीं हिमनदों का जल पिघलकर उन नदी घाटियों के माध्यम से बहने लगा। इस प्रकार हिमालय पर पहले नदी घाटियां बनी, फिर बने हिमनद। वृहद हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी तथा तीस्ता आदि ने मध्य हिमालय के आर पार अपनी घाटी बनाए रखा। इसलिए ये नदियां मध्य तथा शिवालिक हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। मध्य हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जल मध्य हिमालय के दक्षिणी पर्वतपाद के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने लगा, जो पहले सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिरता था। इसे ही इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी कहा जाता था। शिवालिक की उत्पत्ति के समय ही अरावली दिल्ली कटक ऊपर उठा, जिससे इंडो ब्रह्म नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अरावली दिल्ली कटक के पश्चिम इसकी घाटी सूख गई, जिसे परित्यक्त घाटी कहा जाता है। आज ये सरस्वती या घग्गर के नाम से अवशिष्ट घाटी के रूप में हरियाणा तथा राजस्थान में स्थित है। दिल्ली कटक के ऊपर उठने से इंडो ब्रह्म नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान के सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बट गई। ये अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। यहाँ की नदियाँ 12 मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें बर्फ के पिघलने एवं
वर्षा दोनों प्रकार का जल प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः 3 बड़े बड़े अपवाह तंत्र हैं। 1. सिंधु अपवाह तंत्र, 2. गंगा अपवाह तंत्र, 3. ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। सिंधु अपवाह तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु तथा उसकी मुख्य 5 सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम हैं। इन 5 सहायक नदियों को पंचनद यानी 5 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के निकटवर्ती क्षेत्र से उद्गमित होकर प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी से जास्कर नामक नदी निकलकर सिंधु में बाएं तरफ मिलती है तथा सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से आती हुई श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हुई सुरु नदी कारगिल से होते हुए सिंधु में आकर मिलती है। सुरु नदी में ही कारगिल में चुतक डैम बना हुआ है। इसके बाद दाएं तरफ से आती हुई गिलगित नदी सिंधु में मिल जाती है और सिंधु नदी फिर पाकिस्तान में अटक के पास मैदान में प्रवेश कर जाती है। ये नदी ऊपरी भागों अर्थात लद्दाख और गिलगित में कई गहरे गॉर्ज बनाती है तथा मिठानकोट में इसकी 5 सहायक नदियों का जल इसमें आकर मिलता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मार्ग में पार्श्ववर्ती चोटियों पर जमी बर्फ के पिघलने के कारण सिंधु नदी में सिंधु के शुष्क प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः बाढ़ आ जाती है। अंततः ये पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। नंबर 1, सतलज नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है और 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 1440 किलोमीटर है। ये नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित राकस ताल नामक झील से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई शीप किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसमें बाईं तरफ से स्पीति नामक नदी मिलती है। इसके बाद पंजाब में प्रवाहित होती है, जिसमें व्यास नामक महत्वपूर्ण नदी हरीके नामक स्थान में मिलती है। इसके बाद ये कुछ दूर तक पंजाब एवं पाकिस्तान की सीमा में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा उत्तर से संयुक्त रूप में आ रही झेलम, चेनाब, रावी के जल से मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की सर्व प्रमुख नदी है। इसी नदी पर किन्नौर और शिमला जनपदों में नाथपा झाकरी पन विद्युत एवं सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। सतलज नदी पर ही पंजाब में रूपनगर के पास भांखड़ा नांगल परियोजना निर्मित की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में तैयार की गई। होशियारपुर जनपद में स्थित ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत भांखड़ा गांव में 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा भांखड़ा बांध बनाया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध के कारण इसके ऊपरी भाग में 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी तथा 80 किलोमीटर लंबी गोविंद सागर नामक कृत्रिम झील निर्मित हुई है, जो भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील है। सरहिंद, बिस्ट, दोआब तथा ईस्टर्न ग्रे, जो कि पंजाब प्रांत की नहरें हैं, इसी सतलज नदी से निकाली गई हैं, जिनमें ईस्टर्न ग्रे नहर का निर्माण 1933 में हुआ,
जबकि शेष दोनों भाखड़ा नांगल परियोजना की अंग हैं। सतलज नदी में हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी आकर मिलती है। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है, जिससे राजस्थान नहर निकाली गई है। राजस्थान नहर को अब इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। ये पक्की और पूर्णतया ढकी हुई संसार की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 466 किलोमीटर है। इससे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। इस नहर के कारण पश्चिमी राजस्थान को भविष्य का अन्नागार यानी ग्रेनरी ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। नंबर 2, व्यास नदी। ये सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा के समीप स्थित नेहरू कुंड यानी व्यास कुंड से निकलकर कुल्लू घाटी में बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। इस नदी पर संगम के ऊपर कपूरथला में प्योंग नामक स्थान पर व्यास परियोजना निर्मित की गई है, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई एवं पन विद्युत परियोजना है। व्यास की ही प्रमुख सहायक नदी परबाती है। इसी परबाती नदी के तट पर कुल्लू नामक पर्यटन स्थल अवस्थित है। नंबर 3, रावी नदी। यह भी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यद्यपि ये सिंधु नदी में मिलने के पूर्व सतलज नदी में मिलती है। ये नदी रोहतांग दर्रा के उत्तर से कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और धौलाधर पर्वत के उत्तर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दक्षिण से बहती हुई हिमाचल प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण हिल स्टेशन चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल की सीमा से प्रवाहित होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाती है। पंजाब में ही थीन नामक बांध इस नदी पर बनाया गया है। ये नदी पाकिस्तान में मुल्तान के पास आकर सतलज नदी से संगम बनाती है। 725 किलोमीटर लंबी ये नदी धौलाधर क्षेत्र में कई गहरे गार्ज बनाती है। नंबर 4, चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश स्थित लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर स्थित चंद्र और भागा नामक स्थानों से निकलती है। इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। हिमाचल से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके पीर पंजाल क्षेत्र में गहरे गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में मुल्तान के पास रावी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की किश्तवाड़ घाटी में दुलहस्ती पन विद्युत परियोजना तथा उधमपुर जनपद के रियासी नामक स्थान पर पन विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर ही निर्मित हुई है। ये दोनों परियोजनाएं पाकिस्तान के साथ विवाद के कारण चर्चा में रहीं। नंबर 5, झेलम नदी। इसे प्राचीन समय में वितस्ता नदी कहते थे। ये कश्मीर में वेरीनाग क्षेत्र के शेषनाग झील से निकलती है और कुछ दूर तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई श्रीनगर होते हुए बुलर झील में आकर मिलती है। बुलर गोखुर झील है और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील से निकलकर ये नदी कुछ दूर तक भारत पाक सीमा पर बहती हुई पाक में प्रवेश कर जाती है और त्रिमू के पास चेनाब नदी से संगम बनाती है और आगे जाकर ये नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि झेलम की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी किशन गंगा है, जो भारत पाक बॉर्डर के पास झेलम में मिलती है। इसी किशन गंगा नदी में भारत में किशन गंगा पन विद्युत परियोजना शुरू की गई। विद्युत उत्पादन के बाद एक कैनाल के माध्यम से किशन गंगा के पानी को मुख्य किशन गंगा नदी के पहले ही झेलम में मिला दिया जा रहा है, अर्थात
किशनगंगा का पानी मुख्य किशनगंगा नदी एवं कैनाल के माध्यम से पूरा का पूरा झेलम में मिला दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा किया हुआ था कि भारत सिंधु जल समझौता 1960 का उल्लंघन कर रहा है। अभी हाल के वर्षों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का निर्णय आया और कोर्ट ने कहा कि किशनगंगा बांध के बन जाने से पाकिस्तान को जितना पानी इंडस ट्रीटी के तहत मिलना चाहिए था उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि विद्युत उत्पादन के बाद फिर से कैनाल के माध्यम से पानी नदी में मिला दिया जा रहा है और पाकिस्तान मुकदमा हार गया। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो भारत के खिलाफ कोर्ट जाने से नहीं चूकता। नोट: तुलबुल परियोजना, जो कि एक परिवहन परियोजना है, इसी नदी पर जम्मू कश्मीर में निर्मित हुई है। ये परियोजना भी भारत पाक के बीच विवादास्पद है। नंबर 3, गंगा अपवाह तंत्र। जैसा कि बताया जा चुका है कि हिमालयी अपवाह तंत्र के 3 भाग हैं, जिनमें सिंधु अपवाह तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। अब हम गंगा अपवाह तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1. गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये सतत वाहिनी यानी पेरेनियल नदी है। ये पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नदी भी है। ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नाम से उद्गमित होती है। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई 7110 मीटर, लंबाई 26 किलोमीटर तथा चौड़ाई 4 किलोमीटर है। गोमुख से चलने पर सबसे पहले केदार गंगा नदी भागीरथी नदी में मिलती है। टिहरी नामक स्थान पर उत्तर पूर्व की ओर से आकर भिलंगना नदी भागीरथी में मिलती है। भिलंगना नदी, जो कि खटलिंग पर्वत से निकलती है, के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर टिहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर निर्मित ये बांध भारत का सर्वोच्च बांध है। इसकी ऊंचाई 260.55 मीटर है। इसी बांध के कारण टिहरी शहर अपने मूल स्थान से पूर्णतया विस्थापित हो चुका है। टिहरी बांध के बाद भागीरथी दक्षिण की ओर बढ़ती है और टिहरी परियोजना के तहत ही इस पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास बंदरपुछ पर्वत के निकट सतोपंथ हिमानी से निकलती है, जिसमें धौली गंगा एवं विष्णु गंगा नामक 2 नदियां विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। इसके बाद अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होते हुए ये आगे बढ़ती हैं, जिसमें पिंडर ग्लेशियर से निकलकर पिंडर नदी प्रवाहित होते हुए कर्णप्रयाग में संगम बनाती है। इसके बाद अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में संगम बनाती है। इसके बाद भागीरथी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, जिसमें टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में उत्तर पूर्व की ओर चमोली से आकर अलकनंदा नदी भागीरथी में मिलती है। वस्तुतः देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संयुक्त नाम ही गंगा नदी है, जो कि भारत की एकमात्र राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई मुर्शिदाबाद के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। ये अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के मध्य बनता है। इस डेल्टा में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन या
ज्वारीय वन का उदाहरण है। हुगली नदी गंगा की शाखा नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी से अलग पश्चिम बंगाल में दक्षिण तरफ बहती है। यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया है, जिससे भारत और बांग्लादेश के मध्य जल का बंटवारा होता है। भारत बांग्लादेश समझौता के तहत इसी फरक्का बांध से हुगली नदी में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए समय समय पर अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है। गंगा नदी में बाईं ओर यानी उत्तर की ओर से आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रामगंगा नदी, कानपुर में पांडु नदी, वाराणसी में वरुणा एवं ऊसी नदियां, गाजीपुर जिले के सैदपुर नामक स्थान पर गोमती, बिहार के छपरा में घाघर, सोनपुर में गंडक, कुर्सेला कटिहार में कोसी मिलती है। गंगा नदी में दाईं ओर यानी दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियों में प्रयाग यानी इलाहाबाद में यमुना नदी तथा पटना के समीप दानापुर में सोन नदी मिलती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ: 1. गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। 2. गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कौन सी नदी गंगा की बाईं तरफ मिल रही है, या फिर जो नदियां गंगा में बाईं तरफ मिल रही हैं उनका पश्चिम से पूरब का क्या क्रम है आदि। ध्यान दें कि नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में आप भी चलें तो आपका जो बायां या दाहिना होगा वही नदी का भी बायां और दायां होगा। इसी आधार पर हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करें। 1. रामगंगा। ये नदी कुमायूं हिमालय से निकलकर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद एवं शिवालिक श्रेणी को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा के पूरब में रोहिलखंड मैदान से होते हुए बरेली, फर्रुखाबाद, हरदोई जिले से होकर कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 2. वरुणा एवं ऊसी नदियाँ। ये नदियाँ इलाहाबाद एवं जौनपुर से निकलकर वाराणसी में गंगा में मिल जाती हैं। 3. गोमती। ये नदी शिवालिक श्रेणी के पदीय क्षेत्र में अवस्थित उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलकर खीरी, सीतापुर तथा नवाबों के शहर लखनऊ से होते हुए गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि पीलीभीत जिला उत्तराखंड एवं नेपाल से लगा हुआ है। नंबर 4. घाघर नदी। काली नदी और करनाली नदी के संयुक्त रूप को घाघर कहते हैं। करनाली नदी तिब्बत के पठार से गुरला मानधाता चोटी से निकलकर नेपाल में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तथा इसकी सहायक काली नदी, जिसे काली गंगा या राप्ती भी कहते हैं, इसके पश्चिम तरफ कुमायूं हिमालय के उत्तर पूरब में स्थित मिलाम हिमनद से निकलकर नेपाल एवं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बहती हुई उत्तर प्रदेश में शारदा के नाम से प्रवाहित होते हुए घाघर में मिल जाती है। रुद्रपुर जिले में इस पर शारदा सागर निर्मित हुआ है, जहां से शारदा सहायक नहर निकाली गई है। घाघर रुद्रपुर से आगे बढ़ते हुए बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिलती है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। घाघर को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि काली नदी के शीर्षवर्ती भाग में काला पानी क्षेत्र स्थित है, जिस पर 1962 से भारत का अधिकार है। इस क्षेत्र पर नेपाल दावा करता है। 5. गंडक नदी। ये तिब्बत नेपाल सीमा से निकलती है। इसका अधिकांश भाग नेपाल के मध्य में प्रवाहित होता है। ये भारत में बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है तथा सोनपुर में गंगा में मिलती है।
इस नदी पर निर्मित गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। 6. कोसी नदी। ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका जन्म कंचनजंगा चोटी के उत्तर में नेपाल के बराह पहाड़ क्षेत्र से निकलने वाली 7 अवनलिकाओं के संगम से होता है। नेपाल में इसके अलग अलग नाम हैं। नेपाल में प्रवाहित होकर ये कोसी के नाम से भारत में प्रवेश करती है और बिहार के कुर्सेला, कटिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक यानी सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। चूंकि कोसी नदी नेपाल में अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, जिससे उसके पास बहुत अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स होते हैं, और जब वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वह सेडिमेंट्स को ढोने में अक्षम हो जाती है, जिससे सेडिमेंट्स नदी में ही जमा होने लगते हैं और जल्द ही नदी का पानी आगे बढ़ने से अवरुद्ध होने लगता है। परिणामतः कोसी नदी मैदानी क्षेत्रों तरफ अपना रुख कर लेती है। इसलिए इसका रिवर कोर्स बार बार परिवर्तित होता रहता है, जिससे कोसी के आसपास जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन में अस्थिरता आ जाती है। पहले बिहार ही भारत का सर्वाधिक बाढ़ोन्मुख राज्य था, किंतु बिहार झारखंड अलग हो जाने एवं दामोदर नदी के झारखंड में पड़ जाने के कारण बाढ़ 2 राज्यों में बंट गई। अब असम भारत का सर्वाधिक बाढ़ोन्मुख राज्य है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कभी कभी 6 सप्ताह तक बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। कोसी नदी पर 1954 के बिहार नेपाल समझौता के तहत कोसी परियोजना, जो कि भारत सरकार, बिहार और नेपाल की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, के अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर तथा बिहार में चतरा के निकट बांध बनाए गए हैं। 2. गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। 1. यमुना नदी। ये गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ताजेवाला नामक स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के कुछ किनारे के भाग से प्रवाहित होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। फिर दिल्ली, मथुरा एवं आगरा से होते हुए तथा गंगा के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। ये चंबल, केन, धसान, बेतवा, सिंध नामक सहायक नदियों का जल भी लाकर गंगा में मिलाती है। चंबल नदी। ये यमुना की सहायक नदियों में सर्वप्रमुख है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ क्षेत्र स्थित विंध्यन श्रेणी की जनपात्र पहाड़ी से निकलती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई राजस्थान में कोटा, रावत भाटा आदि से होकर पूरब की ओर मुड़ती है और मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना जनपदों से बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। नोट 1. इसका अधिकांश प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। ये भारत की उत्तर पथगामिनी नदियों में सबसे लंबी है। 2. भूक्षरण के लिए कुख्यात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में निर्मित चंबल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के भानपुरा में गांधी सागर बांध, राजस्थान के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध तथा 30 किलोमीटर उत्तर कोटा में जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। 3. ये राजस्थान की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है। नंबर 2. सोन नदी। ये भी दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित
अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और शहडोल, सीधी, सिंगरौली जिलों से बहते हुए रिफ्ट वैली यानी भ्रंश के सहारे प्रवाहित होते हुए पटना में दानापुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। सोन की सहायक रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में अवस्थित पहाड़ियों से निकलकर सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होते हुए यूपी के सोनभद्र जिले में बहती हुई सोन में मिल जाती है, जिस पर सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिहंद परियोजना निर्मित की गई है, जिसके कारण रेणुकूट उत्तर प्रदेश, सिंगरौली जनपद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक झील निर्मित हुई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सोन की सहायक नॉर्थ कोयल नदी पूर्वी झारखंड से उद्गमित होकर उत्तर पश्चिम बहते हुए सोन नदी में मिल जाती है। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक एवं शाखा प्रशाखा नदियां आती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण पूरब में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, किंतु नए अध्ययनों के अनुसार इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के बुरांग काउंटी स्थित आंग्सी ग्लेशियर है। यहाँ से ये नदी निकलकर उच्च हिमालय के उत्तर में इसी के समानांतर ट्रांस हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में तिब्बत में सांगपो नाम से पश्चिम से पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी छोर पर आकर नामचा बरवा चोटी को पार कर वृहद हिमालय को काटकर कोरबा गार्ज का निर्माण करती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। इसी के नाम पर अरुणाचल के पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों का नामकरण जैसे ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग एवं अपर सियांग किया गया है। यहाँ से ये असम की धुबरी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में अपने पूर्व की विपरीत दिशा अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर दिहांग नाम से प्रवाहित होती है। दुबरी के पास ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलकर और फिर अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। अपने मुहाने पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। NCERT के आधार पर ये सिंधु से ज्यादा लंबी नदी है, अर्थात भारत की सीमा से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ की सहायक नदियों में दिबांग नदी, जो अरुणाचल प्रदेश के वृहद हिमालय पर स्थित योंगयाप दर्रे के पास से निकलकर दक्षिण प्रवाहित होते हुए असम के सादिया टाउन के पास दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दिबांग नदी के नाम पर ही अरुणाचल के दिबांग वैली जिले का नामकरण हुआ है। दिबांग नदी की तरफ से ही नामचा बरवा चोटी के पूरब से उद्गमित होकर लोहित नदी डू दर्रे से पार होकर अरुणाचल में प्रवेश कर आसाम के तिनसुकिया जिले में दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ मिल जाती है। इसके बाद नागा पहाड़ियों से निकलने वाली धनश्री नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर कपिली नदी आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी नामक नदी वृहद हिमालय से निकलकर ऊपरी तथा निचले सुबनसिरी जिलों में बहती हुई दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ माजुली नदी द्वीप के पास मिल जाती है। इसके बाद कमेंग नदी तिब्बत से उद्गमित होकर वृहद हिमालय के टुलुंग ला दर्रे के पास से निकलकर अरुणाचल के पश्चिम एवं पूर्वी कमेंग जिले के बीच से प्रवाहित होते हुए आसाम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है।
इसके बाद तिब्बत से निकलकर मानस नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर भूटान से आती हुई संकोश नदी धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है तथा इसके बाद कंचनजंगा से निकलकर जलपाईगुड़ी होते हुए तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम के सदिया टाउन से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है और यह यानी जमुना जब बांग्लादेश में आ रही गंगा, जिसका यहाँ पर नाम पद्मा होता है, से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के नाम से प्रवाहित होते हुए मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होकर चांदपुर के पास से आ रही बराक नदी से मिलती है और अब यहाँ से आगे ये मेघना के नाम से प्रवाहित होते हुए विभिन्न धाराओं में बट जाती है तथा विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 1. पूरब की ओर या दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। 1. दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर के पठार की एक प्रमुख नदी है। ये हुगली की सहायक नदी है। ये छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होकर पूरब की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। ये नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। इसके भ्रंश ने छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। नोट 1. इसकी घाटी में स्थित पहाड़ों पर घनघोर वृष्टि होने के कारण इसका पानी जब उन्मत्त पहाड़ी धारा के रूप में बेरोक टोक दानवी रूप में पश्चिम बंगाल के निम्न गंगा मैदान में अर्थात बर्धमान में पहुंचता था तो विभिन्न प्रकार की व्यापक क्षति पहुंचाता था। इसलिए ये नदी शोक की नदी यानी रिवर ऑफ सौरो एवं बंगाल का शोक यानी सौरो ऑफ बंगाल कहलाती थी। 2. इस नदी की तुलना कोयला निक्षेप एवं कोयला परिवहन के कारण जर्मनी की राइन नदी से की जाती है। रामगढ़, कर्णपुरा, बोकारो, झरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी नदी घाटी में क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर स्थित है। इस क्षेत्र में रिफ्टिंग हुई थी जिसके कारण यहाँ कोयला पाया जाता है। 3. इस नदी की तुलना यूएसए की टेनेसी नदी से भी की जाती है क्योंकि जिस प्रकार विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1943 में यूएसए में टेनेसी नदी पर निर्मित हुई, उसी प्रकार भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1946 में दामोदर नदी पर तत्कालीन बिहार में निर्मित हुई। इसी परियोजना के तहत दामोदर की सहायक बराकर नदी पर तिलैया एवं मैंथन बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दामोदर नदी पर पंचेत बांध एवं दुर्गापुर बैराज बनाए गए हैं। 4. 54 किलोमीटर लंबी एडम नहर इसी नदी से 1938 में निकाली गई, जिससे पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिला में सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। नंबर 2. स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी। इसे कभी दक्षिण बिहार की गंगा कहा जाता था, किंतु अब ये झारखंड के बन जाने के कारण बिहार में नहीं प्रवाहित होती। इसका उद्गम रांची के पठार से होता है तथा ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी एवं ब्राह्मणी नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर खुरकई नदी के संगम पर स्थित है। नंबर 3. मयूराक्षी नदी। इसका प्रवाह दामोदर नदी के उत्तर में है। ये भी हुगली की सहायक नदी है। ये रांची के पठार से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहती है। इस नदी पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ एवं भूक्षरण नियंत्रण
सिंचाई सुविधा तथा विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से मयूराक्षी परियोजना निर्मित की गई है, जिसके तहत दुमका जिले के मयूराक्षी के आर पार भैसलमेर नामक बांध, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं, बनाया गया है। नंबर 4, महानदी। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार स्थित दंडकारण्य से निकलती है। ये नदी वस्तुतः रायपुर जनपद में कोयल व साख नदियों के संगम से बनती है। इसका एक भाग कांकेर धमतरी के दुधवा जलाशय तथा दूसरा भाग धमतरी के मरमसिल्ली जलाशय से रायपुर होते हुए प्रवाहित होती है, जिसमें उत्तर से आ रही हसदो एवं मंड नदियां मिलती हैं। महानदी फिर उड़ीसा में प्रवेश कर कटक के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कोरबा कोयला क्षेत्र से गुजरने वाली हसदो इसकी मुख्य सहायक नदी है। 851 किलोमीटर लंबी महानदी को कभी उड़ीसा का शोक कहा जाता था। इसी नदी पर उड़ीसा में संबलपुर के निकट हीराकुंड परियोजना निर्मित हुई, जिसके तहत बना बांध 4800 मीटर लंबा है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नंबर 5, वैतरणी नदी। ये नदी उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर क्योंझर की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई धामरा पत्तन के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। नंबर 6, ब्राह्मणी नदी। झारखंड के गुमला जिले से निकलने पर इसे शंख कहा जाता है। ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा मंदिरा नामक जलाशय का निर्माण कर आगे बढ़ते हुए रांची के पठार से आकर उड़ीसा में प्रवेश करने वाली दक्षिण कोयल नदी से संगम बनाती है तथा इन दोनों नदियों का संयुक्त नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के केंद्रपारा जिला में महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नंबर 7, रूसी कुल्या नदी। ये नदी उड़ीसा के फुलबानी जिले के पूर्वी घाट पहाड़ियों से निकलकर गंजम कोस्ट के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि गंजम कोस्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए विश्व विख्यात है। गंजम कोस्ट पर हजारों की तादाद में ऑलिव रिडली टर्टल्स आती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को अरीबाडा प्रोसेस कहते हैं। चूंकि ऑलिव रिडली टर्टल्स की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इस प्रजाति को बचाने के लिए गंजम कोस्ट में विशेष सावधानी बरती जाती है। जैसे कोस्ट पर रात में लाइट नहीं जलानी है, जिससे उनके बच्चे लाइट को देखकर अट्रैक्ट ना हो और समुद्र की तरफ जाएं, ना कि लैंड की तरफ। उनके अरीबाड़ा प्रोसेस के समय लोगों को वहां जाना प्रतिबंधित होता है, जिससे उनके अरीबाड़ा प्रोसेस में कोई व्यवधान न पड़े आदि। नंबर 8, गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र में नासिक के समीप त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर तेलंगाना को पार कर प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा के समीप उत्तर पूरब में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। नोट 1, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सतत वाहिनी नदी है। इस पर भी नासिक में धार्मिक मेला लगता है। इन कारणों से इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। 2, ये कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। 3, कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी के बीच डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। 4, गोदावरी की सहायक नदियों में बाएं तरफ से मिलने वाली क्रमशः पूर्णा, इसके बाद पेनगंगा, वर्धा एवं
वेनगंगा का संयुक्त नाम प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू आदि तथा दाएं तरफ से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मंजरा है। मंजरा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच बालाघाट पहाड़ी अवस्थित है। 5. 29 मीटर ऊंचा चित्रकूट प्रपात इसकी सहायक नदी इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार स्थित जगदलपुर जनपद में बनता है। नंबर 9. कृष्णा नदी। 1401 किलोमीटर लंबी ये नदी दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से उद्गमित होती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कर्नाटक से तेलंगाना होकर आंध्र प्रदेश के परिक्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इसकी सहायक नदियों में दाएं से घाटप्रभा, मालप्रभा एवं तुंगभद्रा तथा बाएं से भीमा, मूसी आदि हैं। तुंगभद्रा परियोजना, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, इसी नदी पर कर्नाटक में निर्मित हुई। बेल्लारी जिले के होसपेट नामक स्थान के समीप मल्लापुरम में पंपा सागर नामक कृत्रिम झील निर्मित हुई है, जिससे 3 बड़ी नहरें निकाली गई हैं। कनारा नहर उनमें सबसे लंबी है। इसके तहत कई विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। नागार्जुन सागर परियोजना भी इसी नदी पर आंध्र प्रदेश में नंदग्राम के समीप निर्मित हुई है। कर्नाटक में निर्माणाधीन अलमाट्टी बांध भी इसी नदी पर है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच ऊंचाई को लेकर विवादास्पद है। तेलंगाना की प्रस्तावित राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर ही बसा है। भीमा नदी की 2 सहायक नदियों कोयना एवं सीना हैं। इसी कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है, जिसकी वजह से वहां भूकंप आया था। नंबर 10. पेन्नर या पेन्नेरू नदी। ये कर्नाटक स्थित नंददुर्ग पहाड़ी से उद्गमित होकर पूरब की ओर बहती हुई कृष्णा डेल्टा के दक्षिण में तथा पुलिकट झील के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। चित्रवती एवं पापाघनी इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 11. कावेरी नदी। ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित सह्याद्री की ब्रह्मागिरी पहाड़ी से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए तमिलनाडु के परिक्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में दाएं से कबानी, भवानी, न्वाइल, अमरावती तथा बाएं से हेमावती, शिमशा आदि हैं। न्वाइल नदी के तट पर ही कोयम्बटूर नगर अवस्थित है। नोट 1. ये मुहाने पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे तंजावुर या तंजौर का डेल्टा कहते हैं। इसे दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। 2. भारत में जल विद्युत का उत्पादन इसी नदी से सन 1900 में कर्नाटक के शिवा समुद्रम नामक लगभग 100 मीटर ऊंचे प्रपात से प्रारंभ हुआ। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत स्टेशन का निर्माण 1898 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नामक स्थान पर हुआ। 3. ये नदी जल बंटवारे को लेकर दक्षिण के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडुचेरी के बीच विवादास्पद है। 4. कृष्णा राजा सागर कर्नाटक में तथा मैटूर बांध तमिलनाडु में इसी नदी पर निर्मित किए गए हैं। 5. ये नदी 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त होती है और पुनः एकाकार होकर बहती है। इसलिए कर्नाटक में श्रीरंगपुरम, श्रीरंगपट्टनम तथा
शिव समुद्रम नामक 3 नदी द्वीपों का जन्म होता है। यद्यपि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। 6. इसकी अफवाह बेसिन को ग्रीष्मकालीन मानसून, लौटता मानसून तथा शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त होती है। नंबर 12, वैगई नदी। ये भारत की सबसे दक्षिण की एक प्रमुख नदी है। ये नदी केरल स्थित कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य में हिंद महासागर में विलीन होती है। मदुरई शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अपने मुहाने पर ये नदी भी डेल्टा बनाती है। रामेश्वरम इसी डेल्टा के पाम्बन द्वीप पर स्थित है। सेतु समुद्रम भी इसी नदी के मुहाने के सम्मुख स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों का अध्ययन किया जो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में विलीन होती हैं। वे नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई। अब हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली और अरब सागर में विलीन होने वाली नदियों का अध्ययन करें। ये नदियां हैं दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः पेरियार, शरावती, जुआरी, मांडवी, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी आदि। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो अन्य नदियों की लंबाई कम है। उनको प्रवाह करने को कम लंबाई प्राप्त होती है क्योंकि सामने समुद्र होता है, जिससे उनके पास सेडिमेंट्स भी कम होता है और उनके मुहाने की ऊंचाई भी समुद्र तल से ज़्यादा ऊपर नहीं होती, जिससे ये नदियाँ जो भी सेडिमेंट्स ले जाती हैं उनको समुद्र की लहरें बहा ले जाती हैं। इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि नर्मदा और तापी के मुहाने की ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा न होने की वजह से ये भी जो सेडिमेंट्स ले जाती हैं उसको समुद्र बहा ले जाता है और ये भी डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। अब इनमें से कुछ प्रमुख नदियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। 1. पेरियार नदी। ये केरल की प्रमुख नदी है। ये एर्नाकुलम ज़िले में कार्डेमम पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। इसी नदी से संबद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसी नदी पर अलवाय ज़िले में पेरियार परियोजना निर्मित की गई है। ये नदी केरल की इडुक्की, चेरू, थेनी आदि 7 अन्य नदियों से सुरंगों द्वारा जोड़ी गई हैं, जो केरल और तमिलनाडु की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 2. शरावती नदी। ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। नोट: भारत के सबसे ऊंचे प्रपातों में से एक जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात, जिसे अब महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, राजा, राकेट, रोरर तथा दाम ब्लांचे जिसके 4 भाग हैं। शरावती नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर बनता है। नंबर 3. ताप्ती या तापी नदी। सतपुरा पर्वत का एक अमरकंटक प्लेटू है जिसके उत्तर तरफ से सोन नदी एवं दक्षिण तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। इसी पर्वत का दूसरा बैतूल प्लेटू है। सतपुरा की 4 श्रेणियां हैं: राजपीपला,
गाबिलगढ़, महादेव एवं मैकाल। गाबिलगढ़ श्रेणी के उत्तर बैतूल प्लेटू है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद स्थित मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली में पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में अरब सागर स्थित खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण प्रवाहित होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध सूरत इसी तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। नोट 1. गिरना और पूर्णा इसकी सहायक नदियां हैं जिन पर महाराष्ट्र में परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। 2. सूरत से 80 किलोमीटर दूरी पर ककरापार परियोजना तथा 116 किलोमीटर की दूरी पर उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर ही निर्मित की गई हैं। उकाई परियोजना गुजरात की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत निर्मित बांध भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबा बांध है। 4. नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ताप्ती नदी की भांति भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नोट 1. इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं। इसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11% भाग गुजरात में तथा 2% भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है। 2. मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना तथा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर निर्मित की गई है। 3. नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना लगभग समुद्र तल की ऊंचाई का होने के कारण ये नदियां जो भी सेडिमेंट्स ले आती हैं उसे समुद्र की लहरें अपने साथ बहा ले जाती हैं। इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। 4. महाद्वीपीय निमग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की चौड़ाई इन्हीं नदियों यानी नर्मदा और तापी की एस्चुअरी में सर्वाधिक है। 5. सतपुड़ा पर्वत की चारों श्रेणियां राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव और मैकाल इन्हीं नर्मदा और ताप्ती के मध्य में इन्हीं के समानांतर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर फैला हुआ है। 6. अलिया बेट और बॉम्बे हाई नामक तेल क्षेत्र इन्हीं दोनों नदियों यानी नर्मदा और तापी के मुहाने के सामने अरब सागर में स्थित है। नंबर 5. माही नदी ये उत्तर पश्चिमी विंध्याचल पर्वत से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर प्रवाहित होती है, फिर यू टर्न लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी की एक खासियत है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये विंध्य पर्वत से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर प्रवाहित होकर कर्क रेखा को पार करती है, फिर कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद यू टर्न लेकर दक्षिण की तरफ मुड़कर दोबारा कर्क रेखा को पार करती है। माही बहुउद्देशीय परियोजना जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसी नदी पर गुजरात राज्य में निर्मित हुई है। जमनालाल बजाज सागर इसी परियोजना के तहत निर्मित हुआ है। नंबर 6. साबरमती नदी ये नदी अरावली पहाड़ी के दक्षिणी ढाल से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। साबरमती परियोजना जो कि गुजरात की एक सिंचाई परियोजना है, इसी नदी पर अहमदाबाद में निर्मित हुई है। वासना बांध इसी परियोजना का अंग है। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के पास अवस्थित है। नंबर 7. लूनी नदी यह राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। 320 किलोमीटर लंबी ये नदी
अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी के नाग पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। भारत में लूनी ऐसी नदी है जो किसी खाड़ी या महासागर में विलीन न होकर स्थल में विलीन हो जाती है। ये प्रायः थार के मरुस्थल में सूख जाया करती है। राजस्थान का पुष्कर नामक प्रसिद्ध कस्बा इसी नदी के पास बसा हुआ है, जहां पर लगने वाला ऊंटों का मेला विश्व प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियों में अरावली से निकलने वाली सूकरी, जवाई आदि नदियां हैं।